हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की, जिसका चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी चैप्टर 2 का मैंने पहला पार्ट बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो, उसके बाद में चैप्टर 2 पर आओ। काफ़ी ज़्यादा जो बेस होता है मौलिक अधिकारों के बारे में जो होता है वो सब कुछ आपको समझने में आ जाएगा। मतलब बेस जो है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम आगे की। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है। पहला मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये दोनों क्यों मन से रिलेटेड होते हैं, किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं और हर व्यक्ति को उनके बारे में जानना क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो जाता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है काफ़ी ज़्यादा बोर लगती है शुरुआत में, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? देखो, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा दिल्ली से, अगर आप नगर में रहते हैं या फिर आप दिल्ली में कभी भ्रमण करिए तो आप देखेंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और लिखा होता है क्या कोई विवाद, क्या कोई मसला, क्या कोई झगड़ा तो हमसे कांटेक्ट करो। वो एक्चुअली में कोई विशेषज्ञ नहीं होते झगड़ों के, वो होते हैं कानून के ज्ञाता। वो आपको कानून की राय देते हैं, वो आपको टेक्निक बताते हैं कि अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम में सुलझे हुए तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। वो आपको हर एक चीज़ बताते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, खुद से आपको अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता है, अपने जो सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लोकतंत्र कार्य करता है, कैसे कौन व्यक्ति कौन कितना पावर रखता है, ये सारी बातें आपको इसमें पता चलती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे आप अपने समाज के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी पावर के बारे में जानना शुरू कर देते हो, आपका इंटरेस्ट इसमें आता जाता है। अच्छा, कुछ और भी बातें, जैसे कि आपके पड़ोस में मान लीजिए कोई शराब की दुकान है, वो उसका जो मालिक है उसने एक लाइसेंस बनवा रखा है, मैं कह रहा हूँ लाइसेंस बनवा रखा है, ठीक है, और वो किसी भी बच्चे को शराब नहीं देता, किसी भी अरे गहरे को शराब नहीं देता। उसकी जो शराब है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब वो कहीं से इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब ऐसे में कोई पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाए और उसकी जो ये सिस्टम कारोबार की है अगर वो बंद करने लगे, तो आपको पता होगा कि लाइसेंस है, उसके बावजूद भी क्यों बंद कराया, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज कारण रही होगी ना, वरना लोग जो पॉलिटिकल साइंस नहीं जानते वो क्या बोलेंगे, अच्छा उसके पास तो लाइसेंस था, उसके बावजूद भी काहे पकड़ ले गए। तो इस तरीके के प्रश्न हो जाते हैं। या फिर मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आप समझ सको कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको पता है, कौन कैसे कार्य करता है, हर एक चीज़ पता चल जाती है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। बस आप एक बार इसको अपने आप से रिलेट करके देखो। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार देखो, बेसिकली आपको पता है, पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि 6 होते हैं, जिसमें से हम लोग 2 मौलिक अधिकारों के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है समता और दूसरा है स्वतंत्रता। ठीक है, दोनों मौलिक अधिकार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कितने इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी संविधान है वो इन्हीं दोनों मौलिक अधिकारों के बेस पर टिका होता है। अगर ये 2 मौलिक अधिकार वो अपनी जनता को अच्छे से नहीं दे पा रहा है, या उसमें कहीं पर कमी है, कोई इसमें लूप होल है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो अधिकार है दोनों, ये दोनों उस कानून, उस संविधान को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। वो संविधान कोई काम का नहीं रहेगा। कैसे काम का नहीं रहेगा? देखो, स्वतंत्रता और समता ये हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई इनके बिना अपने जीवन को जीने की इच्छा ही नहीं रख सकता। आपने कभी अपने घर पे थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपके जो पिताजी हैं और जो माताजी हैं कभी फल लेकर के आई होंगी, और आपके भाई बहन को कभी, ऐसा सबके घर में होता रहता है, मेरे घर में बहुत हुआ है, मतलब बहुत नहीं हुआ है, कभी बार हो जाता है। तो क्या होता है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, इनको थोड़ा सा कम दे देते हैं, या फिर बोलते हैं छोटा है, एक बाइट मेरे में से निकाल के जो घर वाले होते हैं वो उसको दे देते हैं। कई बार सबको बराबर बांटते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हमको लगता है कि उसको ज़्यादा मिल गया, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा उसको ज़्यादा मिल गया। तो हम अपने घर में ही भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर हम समाज में कैसे भेदभाव बर्दाश्त करेंगे? वो भेदभाव बर्दाश्त करने वाली बात नहीं बता रहा हूँ घर में, ऐसा बस यूजली एक तरीके से आप इमेजिन करिए, लोगों के घर पर अक्सर ऐसा होता है। मेरे घर पर भी ऐसा 2-3 बार हुआ है। फिर घर वालों ने समझाया कि छोटा है, ये है, वो है, तो लोगों की बुद्धि खुली। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन जो है मेरे घर के जस्ट बगल में, मतलब जो मेरे चाचा चाची रहते हैं वो लोग ऐसा करते थे, उनके बच्चे। तो खैर मेरे घर पे भी 1-2 बार हुआ है, कि आपसे झूठ बोलना। तो यहाँ पर है स्वतंत्रता समानता। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो यार, अगर आपको क्षमता, समानता, भेदभाव जैसा कुछ नहीं मिल पाएगा, या फिर भेदभाव मिलेगा, कैसे आप रिलेट करोगे? फिर क्या आप अपने घर के कानून मानोगे? नहीं मानोगे ना,
स्वतंत्रता में घर की लड़कियां ही लड़ती रहती हैं, अच्छा भाई को तो वहाँ भेज दिया, हमको तो भेजा ही नहीं, हमको क्यों नहीं भेजते, भाई को कहीं भी भेज देते हो, हमको 7 बजे तक के आने से पाबंदी है, 7 बजे से पहले आ जाओ, भाई 10 बजे तक रात में घूमता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता और समानता दोनों जो हैं गायब हो रही है। इसीलिए कानून मानना, जो कानून मानने का सबसे बड़ा रीज़न है, यानी कि एक संविधान लोग माने, उसको फॉलो करें, स्वतंत्रता समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में एक छोटी सी कहानी है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में ही कहानी है, मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, नाम तो मैं कैरेक्टर का भूल गया। तो ये गांव है और इस गांव का एक दुकानदार होता है जो चाय की दुकान लगाता है। इसी गांव का एक लड़का होता है जो अपने किसी दूसरे गांव के दोस्त के साथ में इस शॉप पर आता है। दोनों यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। अब ये जो दुकानदार होता है ये क्या कहता है, इससे इसका नाम पूछता है, कहता है भैया अपना नाम बताइए। ये अपना नाम बताते हैं। जब नाम बताता है तो इसको पता चलता है अच्छा ये तो छोटी कास्ट का है। भाई छोटी कास्ट कहने का मतलब है जो हमारे समाज में छोटी कास्ट लोग भूलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सबको। देखो मैं नहीं छोटी कास्ट बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं, आप बस समझ लो यार प्लीज़, इस पर जो है कोई आर्गूमेंट मुझे नहीं चाहिए। तो इस व्यक्ति को जब वो देखता है कि ये तो हमारी कास्ट का नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने गाँव के व्यक्ति को जो है एक बढ़िया सा कप में चाय देता है, और जबकि इसको चाय किस में देता है, कुल्हड़ में चाय देता है। तो ये व्यक्ति जो है, जो दूसरे गांव का है, इसके साथ में भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आप यही कहोगे भाई ये तो बहुत गंदा भेदभाव हो रहा है कि अपने को तो बढ़िया सी प्याले में कप में चाय दे रहे हो, उसको दे रहे हो आप कुल्हड़ में, मिट्टी के जो भी हो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या रहा है कि कुल्हड़ में चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन फिर भी एक तरीके से भेदभाव तो हो रहा है ना। दूसरी तरफ एक और कंपनी है जहाँ पर 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, पाँचों की उम्र 45 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें 3 औरतें, तीनों औरतों को कंपनी से निकाल दिया, लेकिन उन दोनों आदमियों को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वो आदमी है, वो क्या है, पुरुष हैं, तो इसलिए इस आदमी को नहीं निकाला। आप देखो दोनों कंडीशन में यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। अगर ये भेदभाव होता रहेगा तो हमारा समाज कैसे कार्य करेगा, क्योंकि लोगों को भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मगर आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं कि अपना देश आज़ाद होने से पहले जो लोग हैं उन्होंने इस भेदभाव को तकरीबन 1000 साल से भी ज़्यादा तक सहा, और इतना ज़्यादा तक सहा है कि अगर कोई पंडित का मतलब है कोई ब्राह्मण या कोई इस तरीके के लोग जब मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चारण का मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते थे, तो कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर उधर से गुजर जाता था तो बोलते थे हमारे जो मंत्र हैं, हमारे जो वेद हैं वो तुमने क्यों सुने। उसके कानों में गर्म तेल तक डाल दिया जाता था। बैलगाड़ी, ट्रेन, डब्बा, कार, इनमें तो चलने देते ही नहीं थे। पानी कुएं में नहीं पी सकते हो। बहुत ज़्यादा भेदभाव। अगर आपको कहानी सुनाने बैठूं तो पूरा दिन लग जाएगा, आपके पॉइंट नहीं ख़त्म कर पाऊंगा मैं, पुराने जो लोगों ने भेदभाव सहा है। इसलिए हमारी सरकार ने ये भेदभाव का ऑप्शन हटाने के लिए समता को नंबर 1 पे रखा है। और दोस्तों आपको तो पता ही हमारे जो संविधान में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों में हर एक अनुच्छेद अपना अपना महत्व रखता है, सबका अपना अपना वैल्यू है। तो जो समता का अधिकार है, जो समता का अधिकार लोगों को मिला हुआ है मौलिक अधिकारों में, तो यहाँ पर मैं समता का अधिकार लिख देता हूँ। गाइस देखो बालों पर मत जाओ यार, क्योंकि बाल ये जो लॉकडाउन का समय है और कहीं पर भी सैलून तो है नहीं, तो बस ऐसे ही बाल हो गए, छोड़ो ना। तो ये हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार दोस्तों 14 से लेकर के 18 आर्टिकल में सब में समता के अधिकार के बारे में ही बात की गई है, और 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल में सब में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। आज हम जो है इसी दोनों जो समता और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है इसी पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम चारों बचे हुए या 3 पर चर्चा कर लेंगे, 2 पर जैसा भी रहेगा, नीति निर्देशक तत्व उन पर भी चर्चा करनी है डिटेल से। तो 14 से 18 तक में जो आर्टिकल नंबर 14 है वो आपका क्या कहता है, वो कहता है कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं, कानून के समक्ष, थोड़ा कठिन लैंग्वेज नहीं हो रही, समक्ष मतलब कानून के सामने, कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं सबको एक बराबर क्या बोलते हैं, समानता मानी जाएगी। मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, कानून के समक्ष सभी बराबर है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग, और सबको ही सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है। इस हिसाब से जो कानून है हमारा वो किसी को भेदभाव करके किसी को कम, किसी को ज़्यादा सिक्योरिटी दे, ना ना ना, सबके लिए एक बराबर चीज़ है। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे और गारंटी सुरक्षा जो है सबकी बराबर होगी। मतलब गारंटी सुरक्षा बिना भेदभाव, ठीक है, सभी लोगों की। आर्टिकल नंबर दोस्तों 15 देख लो,
14 को समझ में आया, कानून के समझ सभी के सभी बराबर होंगे, ठीक, और सभी को जो कानून की सुरक्षा मिलेगी वो एकदम बराबर मिलेगी। आर्टिकल नंबर दोस्तों 15 देखते हैं। 15 आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बिना नस्ल, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, नस्ल, लिंग, जाति, ये 3 शब्द हो गए, और चौथा क्या होता है, जन्म स्थान, ठीक है। बिना नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के भेदभाव के बिना, किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार जो है समाज की स्थापना करेगी। यानी सरकार के अंतर्गत में एक ऐसा समाज बनना चाहिए वो जहाँ पर ना तो नस्ल, ना तो लिंग, ना तो जाति, ना तो जन्म स्थान इत्यादि किसी पर भेदभाव किया जाए। बहुत जरूरी आर्टिकल है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो हैं धर्म पे ही भेदभाव करते हैं। भाई तू ये धर्म, मैं ये धर्म, मैं तो तेरे से काम नहीं करा रहा, मैं तो तेरे से खाना नहीं ले रहा, ये हो रहा वो हो रहा, सब बराबर है यार। दूसरा नस्ल, कई सारे लोगों के नस्ल हो जाती है, आपने देखा होगा, कोई भूरे रंग का हो रहा है, कोई काले रंग का हो रहा है, कोई किसी रंग का हो रहा है, उसमें नस्ल पे भेदभाव शुरू कर देते हैं। जाति, जाति का मतलब भी आपको पता है। लिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक शब्द भूल गया, धर्म लिखा नहीं, पढ़ा दिया मैंने। धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म, ठीक है। ये जो लिंग है, लिंग का मतलब होता है पुरुष या महिला से। कई बार हम लोग ऐसा कार्य भी करते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रख देते हैं, और हम लोग कुछ कार्य महिलाओं से पसंद नहीं करते, कुछ लोग कार्य पुरुषों से पसंद नहीं करते। जैसे अगर कोई पुरुष घर में झाड़ू लगा रहा हो, हाय तो वाह इनके घर वाले तो झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे घर पर तो पति लोग जो है झाड़ू ही नहीं छूते। कई बार मोहल्लों में ऐसा होता है, सुन के देखो मजा आता है, कभी औरतों के बीच में बैठो। यहाँ पर है जन्म स्थान। जन्म स्थान का मतलब भाई मेरे को नहीं पता कि लोग जन्म स्थान से रिलेटेड क्यों भेदभाव करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई जो है किसी गलत जगह पर अगर पैदा हो जाए, गलत जगह का मतलब है कोई ऐसी जगह जो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या फिर कुछ भी। जन्म स्थान का मतलब तो सब समझते ही हो कि किसी एक पर्टिकुलर जन्म स्थान पे, मान लो कोई बोले तुम तो कर्नाटक के पैदा हुए बच्चे हो, हम तुमको जो है क्यों अपने घर में रहने दें, हो सकता है। तो ये सारे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 16 दोस्तों देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग किसी भी सार्वजनिक पद पे कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। सार्वजनिक पद कौन सा मतलब हुआ? गवर्नमेंट के जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उसमें कोई भी पद, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सब अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो उसके लिए एलिजिबल हों। एलिजिबल का मतलब देखो, जैसे आपको बता रहा हूँ, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप एक डॉक्टर के पद पे अप्लाई करो, कभी हो पाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करी। अगर पढ़ाई करी होती तो अप्लाई कर सकते थे। यही सारी चीज़ें हैं कि किसी भी पद पे कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो उसके लिए एलिजिबल हो। आपको ये बशर्ते एलिजिबल लिखना नहीं है, मैं ये अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। सार्वजनिक पद पे नियुक्तियाँ बिना किसी भेदभाव के होंगी। ये आर्टिकल नंबर आपका 16 है। अब दोस्तों समझते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग ना तो कोई अस्पृश्यता रखी जाएगी, ना तो कोई छुआछूत, ना तो कोई इस प्रकार का भेदभाव रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 क्या है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 17 है बिना किसी भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता के आधार पर समाज की स्थापना होगी, यानी कि छुआछूत का अंत। बस आर्टिकल नंबर 17 आप समझ लो, छुआछूत का अंत। अब छुआछूत से मतलब समझते हो क्या होता है? आपने देखा होगा गांव की तरफ में क्या होता है कि कई बार लोग कई लोगों के छूने का, हाथ का खाना नहीं खाते। वो बोलते हैं अच्छा उसने छुआ है, वो तो इस जाति का है, इस धर्म का है, हम उसके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे। कई बार लोग उनके छुए हुए कपड़े नहीं पहनते थे। पहनने का मतलब, अरे यार किसी ने ऐसा कपड़ा उठा के भी दे दिया ना कि बाबूजी आपका कपड़ा यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, गिर गया था हवा में, वो नहीं पहनेंगे, ऐसे ही नौटंकी दिखाते थे। छुआछूत का बहुत सारा इफेक्ट था पहले, बहुत ज़्यादा जो समाज हमारा उसको दबा करके रखा गया था। तो यहाँ पर सरकार ने हमारी छुआछूत, अस्पृश्यता का पूरी तरीके से अंत कर दिया। बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40% तक की तो लोग इसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान थे, छुआछूत से। उनका कभी भी उद्धार ही नहीं हो रहा था, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ अस्पृश्यता, आप चाहे तो छुआछूत का अंत भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आपको आपकी बुक में लिखा मिल जाएगा, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 18 किया दोस्तों। आर्टिकल नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत में अगर आप सैनिक हो या फिर टीचर हो और आपको कोई पदवी मिली है तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उन सबकी पदवियों का अंत कर दिया गया। अच्छा क्या था इसका मतलब? पदवी क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है? अंग्रेज लोगों के टाइम पर ना, अंग्रेज जब थे अपने देश में तो उन्होंने कई सारे लोगों को कोई एक स्पेशल नाम दे रखा था। कैसा नाम दे रखा था? जैसे आप समझो किसी को बाबू बोल दिया,
कि ये तो हमारा बाबू है। किसी को बोल दिया तुम तो लिट हो। लिट का मतलब किसी ने बहुत स्पेशल काम कर दिया तो उसके आगे लिट लगा दिया। किसी ने कुछ कर दिया, सर लगा दिया। सर नाम की उपाधि के जितने भी लोग, अगर आपको याद है आप कमेंट में बताना कि सर नाम की उपाधि किसको मिली थी। ठीक है, मैं नाम यहाँ पे नहीं बता रहा, आपके लिए एक छोटा सा काम है। फिर यहाँ पर अगर कोई सैनिक है जो सैनिक भूपृष्ठ से, मतलब जिसकी फैमिली सैनिक पृष्ठ से बिलोंग करती है, सैनिक या फिर कोई शिक्षक है, शिक्षक, इनको छोड़ करके बाकी किसी को भी पदवी का कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा, सबकी पदवी छीन ली गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कई सारे लोगों के लिए, लेकिन लगभग सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी को कोई पदवी मिली हो ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको पदवी मिली हो उसको काफ़ी घमंड आ जाता है। सो दैट यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि पुराने समय में कई चीज़ें जो थी गड़बड़ हुई। अगर आप इतिहास पढ़ोगे स्वतंत्रता प्राप्ति के आगे पीछे का, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि पदवी का किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर गलत उपयोग किया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो थे आपकी समानता से रिलेटेड। आप देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समानता की पॉइंट हैं। इसमें क्या है, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिटेल से समझाया नहीं, 16 नंबर का। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर कई सारे पोस्ट के लिए कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन समाज में दूसरे लोग बोलने लगते हैं तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम ये तुम वो, सो दैट हम इस पोस्ट पे आपको एलिजिबल नहीं मानते। तो हमारी सरकार ने इस चीज़ को बराबर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को भी यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल रहा था, सो दैट यहाँ पर जो है सार्वजनिक पद पे सभी को नियुक्ति दी गई। कई बार थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता में दोस्तों यहाँ पर आपको 4 टाइप के जो है आर्टिकल मिले हैं। पहला आर्टिकल है आपका 19, दूसरा 20, 21 और 22। जैसे आपको यहाँ पर 5 आर्टिकल मिले, वैसे ही स्वतंत्रता से रिलेटेड 4 आर्टिकल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपके लिए वो है 19 आर्टिकल। 19 आर्टिकल के अंतर्गत में बहुत सारी बातें हैं, हम सब लोग ध्यान से सबको समझेंगे क्या क्या है। आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत में दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें मिली हुई है, जैसे कि नंबर 1 तो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं किसी को भी भाषण देने के लिए। आप कहीं भी कोई भी भाषण दे सकते हैं, बशर्ते किसी को भी अपमानित ना करें। देखो स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता का जो सबसे मूल मतलब है वो ये है कि आपको हर वो स्वतंत्रता दी जाएगी बशर्ते आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। क्या मतलब हुआ? आपको सिर्फ इतनी स्वतंत्रता मिलेगी जितने में आप दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि एक लड़का पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता मिली और वो पढ़ने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, वो पढ़ रहा है। आपको स्वतंत्रता मिली कि आप पूरा साउंड बजाओ, ठीक है, और आपका खुद का साउंड है, आपका पैसा लगा हुआ है, सब कुछ आपका है, और आपने क्या करा, साउंड की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज कर दी और उसको पढ़ने में होने लग गई दिक्कत। तो यहाँ पर आप उसकी स्वतंत्रता जो है वो खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में आप स्वतंत्र नहीं है बहुत तेज़ी से साउंड बजाने के लिए, लेकिन फिर भी इस पर सरकार ने काफ़ी हद तक की छूट दे रखी है, काफ़ी नियम बना रखे हैं कि आप कितना साउंड चला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, किस एरिया में चला सकते हैं, कितने बजे तक चला सकते हैं। ये तो हो गई सिर्फ साउंड की बात। ऐसे ही एक आदमी है जो जीना चाहता है, कल को डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, और आप सीधे गए उसको गोली मार दे ठाक, क्योंकि बंदूक आपकी और आपको पूरा अधिकार है, आप जो चाहे वो करें, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी तो छीन लेना। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही स्वतंत्र हैं कि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को कोई भी नुकसान ना हो। याद करके रख लेना, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की परिभाषा ये। इसमें दोस्तों कई टाइप के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मतलब हुआ? आप कहीं भी भाषण दे सकते हो, किसी से भी बातचीत कर सकते हो, अभिव्यक्ति का पूरा आपको आज़ादी है। यानी कि आपने देखा होगा कई सारे लोग किसी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, कई सारे लोग किसी के काम पे उंगलियां उठाते हैं। भारत में इन सबकी पूरी आज़ादी है, लेकिन बशर्ते किसी को भी अपमानित नहीं करना है, उसके कामों को आप अपमानित कर सकते हो, उनकी चीज़ों को आप बता सकते हो कि भाई तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, ये काम अच्छा किया, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के मान हानि, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो लोगों के बीच में इमेज होती है, उसको खराब नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसकी इमेज खराब होनी चाहिए, जैसे कि आप एक चोर को चोर बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके कर्तव्य के अकॉर्डिंग उसके कर्म वैसे हैं और कर्मों पर गाली पड़ना उचित है। ये बात हमारा जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिलती है। दूसरा दोस्तों पॉइंट है संघ बनाना। संघ बनाना का मतलब होता है आप ग्रुप बना सकते हो, आप सदस्यता कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे क्लब होते हैं, बहुत सारे मेंबरशिप होते हैं। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरी बातों को बहुत
फोकस करके ध्यान से सुनो। संघ बनाने का मतलब होता है ग्रुप बनाना। आपको भारत में इस टाइप की पूरी आज़ादी मिलती है कि आप 5 से 10, 50, 100, 500 लोगों का ग्रुप बना सको, बशर्ते उस पूरे ग्रुप का जो इरादा है वो नेक होना चाहिए। किसी को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने या किसी की स्वतंत्रता भंग करने का कोई इरादा ना हो। खूब क्लब बनाओ, खूब मस्ती करो, खूब ग्रुप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला दोस्तों मीटिंग करना, सभा करना। मीटिंग करना पूरे भारत में अलाउ है। शुरुआत में क्या होता था, ये स्वतंत्रता के रूप में क्यों दिया गया है, ये हमको क्यों आज़ादी दी गई। देखो, अंग्रेज जब थे और उन्होंने हम लोगों को गुलाम करके रखा हुआ था, तो उस टाइम पर अगर कहीं पर 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उनको मारा जाता था। तो भारतीय सरकार को जब संविधान बनाना था तो उनको पता चला कि लोग ग्रुप बनाने से, सभा करने से, मीटिंग करने से डरते हैं, वो छुप छुप कर मीटिंग करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता में पॉइंट डाल दिया गया कि भैया आप चाहे तो खूब सभा कर सकते हो, आपको सभा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट डाल दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में घूमना। ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत में आता है। भारत के कहीं भी किसी भी भाग में घूम सकते हो, बशर्ते वहाँ पर आपकी पर्सनली कोई दुश्मनी इत्यादि वगैरह ना हो, या फिर कुछ कृत्य लोग होते हैं जो खराब से लोग होते हैं, उनके चंगुल में मत फंसो। लेकिन सरकार आपको पूरे भारत में कहीं भी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के घूमने के लिए अलाउ करती है। सरकार कहती है आपका मन है भैया ऊटी चले जाओ, ऊटी घुमाओ, आपका मन है जम्मू कश्मीर में जा करके जो है बाबा बनने का, आप वो बन जाओ, कुछ भी करो, पूरे भारत में कहीं भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला दोस्तों किसी भी भाग में बसना। आपका दिल अगर कर रहा है गर्मी वाले इलाके में बसना है तो आप उठ के राजस्थान चले जाओ, आपका मन कर रहा है खूब ठंडक वाले इलाके में बसना है तो आप कश्मीर चले जाओ। हालांकि पहले वहाँ पर जो है हम ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी कुछ भी वहाँ पर बैन नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पर पूरे भारत के लिए अलाउ हो चुका है। तो अब यही है कि हम जहाँ चाहें वहाँ जा कर के अपना बस सकते हैं, वहीं काम आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनवा सकते हैं। पुराना वाला कैंसिल होगा, नया वाला बन जाएगा और आप जो है वहीं के व्यक्ति हो जाओगे। अगला दोस्तों इसी का पॉइंट है कोई भी व्यापार कर सकते हो, आप जो चाहे वो व्यापार करो, बशर्ते कुछ व्यापार बैन है जो समाज के लिए गलत हैं, वो नहीं कर सकते, बाकी आप सब कर सकते हो। आपका मन है आप दूध बेचो, दूध नहीं चल रहा, आपका मन है आप चाहे वहाँ पे रबड़ी बेचो, वो भी नहीं चल रही, आपका मन है जूता सिलो, आपका मन है जूता बना करके बेचो, आपका मन है कपड़े बेचो, आपका मन है कपड़े सिलो, कुछ भी करो। ये सारे काम तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया यार, आप तो बड़े लेवल के काम करोगे, टाटा बिरला जैसे कोई बड़े अधिकारी बनो, कोई बड़े बिजनेसमैन बनो, कोई बड़े, मतलब टाटा बिरला कोई अधिकारी नहीं है, बिजनेसमैन है, आई नो, वही समझ लो यार, मतलब बड़े व्यक्ति बनना है बस। तो ये सारा कुछ आपके लिए भारत का जो संविधान नंबर आर्टिकल नंबर 19 है वो अलाउ करता है। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 हमारा क्या करता है। आर्टिकल नंबर 20 दोस्तों जितने भी सजा पाए हुए लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स होते हैं। सजा पाए गए राइट्स मतलब सजा पाए गए लोगों के लिए राइट्स। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिखने की बहुत ज़्यादा व्हाइट बोर्ड पर आदत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, सजा पाए गए लोगों के अधिकार। सजा पाए गए लोगों के अधिकार, क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या नीचे की कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात खत्म करो, अगर कोई निचली अदालत है वहाँ पर उसका केस फाइनल हुआ है और उसको लगता है हमारा जो फैसला है वो ठीक नहीं है और हमारी जो सज़ा कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ऊपरी अदालत में भी अपने केस को ले जा सकता है। इस तरीके से कई सारे जो अधिकार हैं वो हमारे बंदियों के लिए, कैदियों के लिए, कैदी छोड़ो जो सज़ा पाए गए लोग होते हैं उनके लिए है। जैसे कई बार जुर्माना होता है, कई बार जो है दंड होता है, कई बार दोनों चीज़ें होती हैं, जेल होता है, सब कुछ होते हैं। तो ऐसे ही कुछ राइट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई और भी राइट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक निवारक नज़रबंदी भी है, उसमें किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं उठा सकते, वारंट भी होना चाहिए। वारंट क्या मतलब होता है, पुलिस वाले किसी के घर पे ऐसे ही जा करके तहकीकात नहीं कर सकते, उनके पास एक लीगल कोर्ट से मिला हुआ एक पत्र होता है जहाँ पर वारंट, उसको हम लोग बोलते हैं, लिखा होता है कि इस घर पे, इसके घर पे आप जो है तलाशी कर सकते हो या इस व्यक्ति को कभी भी उठा सकते हो, अदालत में पेश कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर सबसे जो नज़दीकी अदालत है वहाँ पर पेश करो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 20 में कैदियों के लिए, मैं तो कैदी इनको सीधा बोलता हूँ, जितने भी सज़ा पाए गए लोग हैं वो तो कैदी होते ही हैं। तो इन सज़ा पाए गए लोग या दंडित लोगों के लिए कुछ अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर उनकी सुरक्षा का भी अधिकार होता है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आपने कैदी या दंडित व्यक्ति घोषित कर दिया, मान लो जैसे कि एक व्यक्ति है उसने कहीं पर चोरी की होगी, तो उसको लोग चोर चोर बोलेंगे, 4-5 थप्पड़ देंगे और हो सकता है थप्पड़ों की संख्या बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसको वहीं पर लोग जो है, जनता जो है गुस्सा करके पीट डाले, मार डाले,
होता है कई बार लोग जो है मार देते हैं ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इतना ज़्यादा अपना लोग गुस्सा दिखाते हैं। तो उसको बचाने का भी पूरा अधिकार होता है कि सरकार किसी भी दंडित व्यक्ति को सेफ रखेगी। सरकार सज़ा देगी, वो किस तरीके से देगी, वो जो है हमारा कानून सज़ा देगा सरकार ने, तो उनको सेफ रखने का भी यहाँ पर प्रावधान होता है। आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों ये सुनिश्चित करता है, या अनुच्छेद 21 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के जीने की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून ना चाहे। तो कानून अपने हिसाब से सजा दे सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा सरकार, कोई दूसरे प्रकार का जो अमुक व्यक्ति है, कोई पद, कुछ भी किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता, उसके जीने की जो स्वतंत्रता है वो नहीं छीन सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 21 हमारा कहता है, यानी कि जीने की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, कानून उसको मार सकता है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। आर्टिकल नंबर 22 के अकॉर्डिंग दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जो विशेष गिरफ्तारी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ी सी छूट दी जा सकती है। तो ये सारे आपके जो हैं आर्टिकल हैं, आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से जो है स्वतंत्रता और समानता के अधिकार मिले हुए हैं। आई होप अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं इन दोनों को लेकर के। अब दोस्तों अगर आपका कोई और भी पॉइंट है, कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं अगली वीडियो में उसके लिए आंसर जरूर निकालूंगा और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लाइव क्लास लूँगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो इस चैप्टर के लाइव क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते रहो, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आई गारंटीड एक भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में ना आए, और एक भी ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं होगा जो मेरी इतनी वीडियोस को देखने के बाद में आप सॉल्व ना कर सकें। आशा करो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, और अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट में यस करके मुझे जरूर बताओ। बहुत खुशी मिलती है जब कोई यस लिखता है कि हाँ मुझे पता चलता है कोई मेरी वीडियो को एंड तक देख रहा है।